नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही है कि योगी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल किया जाएगा। ये चर्चा अब कंफर्म होने लगा है, यानी कि योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है और इसी महीने ये फेरबदल होगा। और ये भी खबर आ रही है कि जो अरविंद शर्मा है, प्रधानमंत्री के बहुत ही खास उनको योगी मंत्रिमंडल में खास पद दिया जाएगा, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री पद भी दिया जा सकता है। सर, आप क्या हम कहें, युग करवट ने जो बात कही थी अब वो लगभग कंफर्म होने जा रहा है। सूची बन रही है, कौन किसको निकाला जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा, क्या कहेंगे सर? नहीं, नमस्कार आप सभी को। और ये बात सही है कि परिवर्तन तो होना ही है। और हमने पहले भी बात कही थी कि मुखिया नहीं बदले जाएंगे, मुखिया वही रहेंगे, लेकिन जिनकी शिकायतें आ रही हैं, जिनकी मंत्रियों की बहुत शिकायतें हैं, कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो तो तय हो रहा है, पूरा फॉर्मेट बन रहा है। मुझे लगता है कि जो कल और परसों मीटिंग्स हैं दिल्ली में, उसमें शायद उस सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं और पार्टी के अध्यक्ष से और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हैगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के दूत के रूप में जो हमारे एमएलसी अरविंद शर्मा जी आए हैं, एक्चुअल में जहाँ तक मेरी खबरें और सूत्र भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको बहुत तैयारी के साथ भेजा गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनकी अभी सर्विस की 2.25 साल बाकी थे, और लेकिन उनको और अच्छी पोस्ट पे थे, पीएमओ में थे, उनको खूब उनकी सब कुछ चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि वो मात्र एमएलसी बनने के लिए आए हों, एमएलसी बनने से के लिए नहीं आए थे। और जाहिर है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मुख्यमंत्री की घेराबंदी वाली मैं बात कहूँगा थी, तो इसलिए उनको भेजा गया था। और अब उनकी बिल्कुल ताजपोशी का समय आ गया है। और जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें अरविंद शर्मा जी को बिल्कुल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, और संभावना है कि शायद उनको गृह मंत्रालय भी दिया जाएगा। हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा के ज़रिए जो है एक तरीके से बहुत नज़र रखी जाएगी, सेंटर की नज़र रहेगी उन पर, क्योंकि मोदी जी के बहुत निकट हैं वो। जी हाँ, अरविंद शर्मा के माध्यम से मोदी जी की नज़र रहेगी। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अरविंद शर्मा ये पूरे जीवन में एक प्रशासनिक अधिकारी रहे, और प्रशासनिक अधिकारी जब मंत्री बनता है तो उनकी जो मानसिकता या उनके जो हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है वो एक राजनेता से अलग होता है। तो क्या ये दोनों मुख्यमंत्री और उनमें द्वंद्व की संभावना तो नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अधिकारियों का कुछ अनुभव भी होता है, उस अनुभव को भी लाभ मिलता है, हम उसको उस तरह से देखें। अब देखिए, हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो भी तो IAS थे मंत्री, वो भी अधिकारी थे, सेक्रेटरी थे, उनको मंत्री बना दिया गया। तो ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब बनारस में उन्होंने काफ़ी कोविड को लेकर अरविंद शर्मा जी ने बहुत वहाँ पर ध्यान दिया और उसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो राजनेताओं के साथ अगर उनका सरकारी जो है उनका अनुभव भी अगर अफसर का काम होगा तो मैं समझता हूँ तो दोनों का अच्छा रहेगा मिक्सचर। कल देर रात को योगी सरकार ने कई जिलों के डीएम बदल दिए। इनमें गाजियाबाद के डीएम भी है। गाजियाबाद के डीएम डॉक्टर अजय शंकर पांडे को झांसी में कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं RK सिंह को गाजियाबाद के डीएम के रूप में तैनाती मिली है। सर, ये जो परिवर्तन है ये से किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या यह चुनाव से पहले के बदलाव शुरू हो गए हैं क्या? ना, बिल्कुल सही बात है। देखिए, चुनाव के बदलाव भी हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं, और अब आप देखिए देर रात को ट्रांसफ़र किए गए। अब एक नई सिस्टम शुरू हो गया। अब लंबी ट्रांसफ़र लिस्ट नहीं आती है, छोटी 6-6, 8-8, 10-10 की आती है। वरना क्योंकि फिर अगर पहले लंबी लिस्ट आती है तो उससे बड़ी चर्चा होती थी कि इतनी लंबी है, सारे के सारे घर के बदल डाले वाला चलता था। तो अब ये नहीं है कि 10 तबादले हो गए, 6 तबादले हो गए, रात 7 हुए थे सीनियर IAS के। उसके बाद फिर एक लिस्ट आई, इसमें 5 जिलाधिकारी बदल दिए गए, फिर एक थोड़ी लिस्ट आई, उसमें कुछ PCS बदले गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता तब बदले गए। और देखिए, जो अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं वो चुनावी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। और जो अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं वो बहुत विश्वास पात्र अधिकारी हैं सरकार के भी।
अधिकारी तो खैर यही होता है जिसकी सरकार होती है उसका विश्वास पात्र होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा विश्वासी हो जाते हैं, तो उनकी तैनाती की जा रही है। ये बात भी कही जा रही है कि सर जो कोविड के दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के अव्यवस्थाएं फैली थी, उसके बाद जब योगी जी मैदान में आ गए, वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद अचानक तबादलों का वो बढ़ गया। पहले पीसीएस अधिकारियों के हुए, अब बहुत सारे सीएमओस के भी तबादले हुए, अब आईएएस के अधिकारियों। देखिए जो सीएमओ के तबादले हुए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं शिकायतों पे हुए हैं, लेकिन जो आईएएस की लिस्ट आप देखेंगे और जिसमें ज़िलाधिकारियों के तबादले हुए हैं उसमें कहीं को मुझे लगता नहीं कुछ शिकायतें उठाए, क्योंकि सभी ज़िलाधिकारियों को अच्छी जगह पे तैनाती मिली है। जो हमारे आर.के. सिंह आ रहे हैं वो डीएम मुरादाबाद थे, बड़े ज़िले में थे, और उसके बाद 4 साल वहाँ रहे, अब उनको बड़ा ज़िला मिल गया है। अमरोहा से उमेश मिश्रा जी हटाए गए हैं, उनका प्रमोशन पे उनको भी बिजनौर जैसा ज़िला मिल गया है। गाज़ियाबाद के डीएम वो कमिश्नर हो चुके, बड़े उनका प्रमोशन हो गया तो उनको झांसी मंडल दिया गया। झांसी मंडल अपने आप में बहुत बड़ा मंडल है। और जो शैलेंद्र सिंह वहाँ भेजेंगे मुरादाबाद में और तमाम, वो मुझे लगता है कि अच्छे ही, इसमें शिकायत वाले, इसमें तो कोई शिकायत वाली चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल चुनावी को ध्यान में रखे उसमें ट्रांसफर होंगे। जी हाँ, आईएएस अधिकारियों के तबादलों को शिकायतों के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। सर 2 साल इनका कार्यकाल रहा डॉक्टर अजय शंकर पांडे, इनके 2 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते? नहीं देखिए, उनका इससे पहले वो सीडीओ भी रहे यहाँ पे, फिर उनका वो नगर आयुक्त भी रहे। आप नगर आयुक्त का कार्यकाल देख लीजिए कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रहे हैं हमेशा, और जो ठान लेते हैं वो करते हैं। पिछली बार भी बसपा की सरकार में नगर आयुक्त थे, तमाम विरोध के बाद भी जिनको करना था वो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मेयर थी और उनका उनपे पहले सामंजस्य बहुत अच्छा रहा। और आप ये देखिए कि इतने अच्छे अधिकारी हैं कि अभी दमयंती गोयल जी की जो पिछली बार पुण्यतिथि हुई थी तो वो उसमें गए थे उनके यहाँ बाकायदा डीएम होते हुए। उन्होंने कहा कि मैं भाई की हैसियत से आया हूँ, तो जाहिर है रिश्ते भी अच्छे बनाते हैं। और अभी उनका जो मुजफ्फरनगर में डीएम रहे वहाँ बहुत अच्छे उनके रिलेशन रहे। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद में उनका कार्यकाल आप देखिए, कोविड होने के बाद भी वो लगातार लोगों के संपर्क में मदद करते रहे। तो एक अधिकारी होता है, वो तो जो अधिकारी था वो एक अच्छे इंसान भी हैं। जी हाँ, एक अधिकारी के तौर पर तो बहुत अच्छे थे और साथ ही एक अच्छे इंसान भी है। सर इनका सबसे बड़ी जो वो है कि इन 2 सालों के दौरान कभी कोई विवादित वो नहीं हुआ, विवाद में नहीं रहे। वो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली रणनीति पे चलते हैं। वो ना तो ज़्यादा किसी से संबंध इतने वो रखते हैं कि वो उसका कोई मिसयूज़ हो जाए, ना कभी विरोधी होता है। वो बहुत है अपने प्यार से, अपने व्यवहार से, तमाम तरीके से लोगों को कर लेते हैं। लोग भरोसा करते हैं चल उन पर। ईमानदार अधिकारी हैं। पिछली बार आप नगर आयुक्त जब थे तब आपने देखा होता कि लोग तमाम विरोध करते थे, लेकिन जब उनके पास जाते थे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से वापस आते थे। इसलिए बहुत गुणवान वो हैं। जी हाँ, बहुत ही गुणवान अधिकारी है और जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। एक और जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं बसपा में उनके विधायकों को बाहर निकाला जा रहा है। आखिर बसपा में ये हो क्या रहा है? सर पहले 11 विधायक, अब कल 2 विधायक, ऐसे विधायक जो विधानमंडल दल के नेता थे और एक राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। आरोप लगाया गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के 19 विधायक थे 2017 में चुनाव जब जीत के आए हैं। उसके बाद उनके 7 विधायक चले गए, रामवीर उपाध्याय वगैरह सब बीजेपी में चले गए थे। अब ये बचे थे ये भी। तो इसके बाद जो ये अचल जी हैं, राजभर अचल जी जो गए हैं, ये बड़े काशीराम जी के ज़माने से थे। लेकिन कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा था कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया घर में बैठी हैं, वो बाहर नहीं निकल रही हैं, कोई बयान नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक घुटन सी महसूस हो रही थी। तो जाहिर है कि फिर उनको भी कोई नया रास्ता तलाश करना था। बताते ये हैं कि इन्होंने पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी इन्होंने मदद की है और ये शायद समाजवादी पार्टी में लगता है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आभास माननीय बहन जी को लगा था, तो उन्होंने वक्त से पहले उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी, लेकिन सर इसमें राम अचल राजभर और इनका खासतौर पर लालजी वर्मा का कहना है कि जब की बात की जा रही है, उस समय मैं अस्पताल में था, कोरोना से संक्रमित था, जरूर बहन जी को किसी ने कान भराया, गलत सूचनाएं दी है। मैं अभी भी बसपा का हूँ और बसपा के लिए ही कार्य करता रहूँगा, बसपा में ही रहूँगा। एक्चुअल में ये बहुत मजबूत लोग थे बसपा के। कोई सोच नहीं सकता था कि राम अचल राजभर जैसे लोग भी बसपा से निकाले जा सकते हैं।
जैसे आपको याद होगा, नहीं सोच सकते थे कि नसीमुद्दीन निकाले जाएंगे, नहीं सोचे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य निकाले जाएंगे। तो पता नहीं किस तरह की अब राजनीति किस मोड़ पे आ गई है। और हो सकता है ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं बसपा मुखिया को रिपोर्ट्स मिली होगी, उसके बाद ही कार्रवाई हुई होगी। जी हाँ, बसपा मुखिया को रिपोर्ट मिली होगी, उसके बाद ही यह कार्रवाई की है उन्होंने। एक और मुद्दा इस समय देश में छाया हुआ है, वो है बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय का। लगातार केंद्र की ओर से रिपोर्ट देने के बाद भी वो उनका जवाब नहीं दे रहा। उनका जवाब आया, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री की बैठक में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। क्या कहेंगे इस पर? हमारे प्रधान संपादक जी की राय के हम ले लेते हैं। सर, एक चीफ सेक्रेटरी जो सेंट्रल के उस पर अधिकारी होते हैं, वो क्या प्रधानमंत्री को इस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं, बहुत गलत है ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये परंपरा बहुत गलत है। और आप देखिए कि 2 दशकों से ये बहुत हो चुका है कि अफसर जो हैं उनका राजनीतिकरण हो गया। खासकर 10 साल से तो आप देखें कि जिस पार्टी की सरकार आती है उसी पार्टी के जो अफसर बदल दिए जाते हैं। अफसर की कोई जाति या कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे और राज्यों की बात हो, अफसरों का राजनीतिकरण हो गया। वो जैसे जैसे जिस सरकार की पार्टी थी उसके साथ ही उनके ट्रांसफर हो जाए। मान लो कोई सरकार 2 साल बाद हट गई तो 2 साल बाद वो अफसर हट जाएंगे। ये बहुत गलत परंपरा है। उत्तर प्रदेश में तो इसका बहुत मिसयूज़ हुआ है। देखिए, अब बसपा की सरकार में जो अच्छे वाले मंत्री थे अधिकारी थे, वो सारे बर्फ़ में लगा दिए गए। उसके बाद जब सपा की सरकार आई, तो सपा के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, तो जितने काम करने वाले IAS IPS से आज तमाम, कोई तो PTC में है, कोई अम्बेडकर नगर पढ़ा है, कोई किसी उसमें पढ़ा हुआ है, कोई साइड पोस्टिंग है। तो ये बड़ा गलत है। अब जिस तरह से आपने जिक्र किया वहाँ के बंगाल का उसका चीफ सेक्रेटरी का, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि एक प्रधानमंत्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी बैठक को इग्नोर कर सकते, क्योंकि उन पर हाथ मानिए मुख्यमंत्री का था, इसलिए उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली, क्योंकि राजनीतिकरण वहाँ भी हो गया है। ये चीज़ ठीक नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर वो सलाहकार बन गए। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट आके आप उनसे वो मुभाषा हो रही है, तो एक तरीके से तो अच्छी चीज़ नहीं है। ये परंपरा अगर चल गई तो फिर अच्छा नहीं रहेगा कि अफसर को अफसर रहना चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अफसर को अफसर ही रहना चाहिए, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सर, आपने एक बात कही थी कि अब आने वाले समय में कोरोना का जिक्र नहीं होगा, राजनीतिक बातें ही होगी। अब सोमवार से जो है लॉकडाउन का पीरियड जो खत्म हो रहा है, क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री ने अपनी टीम 9 के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पे उन्होंने कहा कि ठीक है, कोरोना जहां पे है वहीं पे रोको, कंटेनमेंट जोन बना के वहीं पे रोको, बाकी और खोलने की बातें हुई है क्या? नहीं, देखिए भट्टाचार्य जी, मैंने आपसे कल भी कहा, इससे पहले भी कहा कि अब ये कोरोना को हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते जाएंगे। अब चुनावी साल है, ये बात चुनाव की होगी। 7 तारीख के बाद बहुत रियायतें मिलेंगी, फिर उसके बाद 15 के बाद बहुत रियायतें मिलेंगी, और 20 के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रियायतें मिलेंगी। इस जून में पूरी तरह से जिस तरह का पहले माहौल था वही आपको दिखाई देगा, क्योंकि जून के बाद फिर 6 महीने रह जाएंगे। 2022 में चुनाव है, फरवरी में भी हो सकते हैं चुनाव, मार्च में भी हो सकते हैं, क्योंकि मई से पहले पे चुनाव करना है हर कीमत पे। तो ये 6 महीने चुनाव में रहेंगे, तो जाहिर है इसमें कोरोना कहाँ याद रहेगा। अब आप तो कोरोना को भूल जाइए ना, अब तो आप बात करिए मिशन 2022। जी हाँ, अब आने वाले समय में कोरोना की बातें नहीं हो गया, लोग कोरोना को भूल जाएंगे और चुनाव लोग नहीं भूलेंगे, सरकार भूलेगी, सत्ता वाले भूलेंगे, पार्टियां भूलेंगी। जी हाँ, सरकार भूलेगी, सत्ताधारी पार्टियां भूलेगी, अन्य राजनीतिक दल भी हो सकता है भूल जाए। तो आज चर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।